हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और इसके बारे में हमने नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों तक का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो हमने अभी तक भारतीय संविधान के बारे में जितना अध्ययन किया है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि इससे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न आते हैं और हमारा अभ्यास भी यहाँ पे हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। देखिए, सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स ने अधिनियम जब यहाँ पे लाने शुरू किए तो विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद तो था ही नहीं, फिर धीरे से उसको बनाया गया। 1861 के अधिनियम में उसको बनाया गया। ठीक है, फिर उसको कुछ अधिकार मिले। फिर 1892 के अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम के तहत सिर्फ बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम सबको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसमें क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का, और वो 1774 में बना। और उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो उसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1909, ये सर्किट हो गया है, भारत परिषद है वो। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहले का जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित था, और अभी ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये संबंधित है संघीय न्यायालय की स्थापना से। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका जो ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे एक सूची दी हुई है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची 1 में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। चलिए अब इसको मैच करना है कि कौन सा किसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसको ऐसा मैच करते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसकी स्थापना हुई थी, ऐसा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हम लोग अभी देखें 1773 में हुआ था। ठीक है, इंग्लिश मिशनरियों को जो काम करने का अधिकार था ना, वो 1813 में मिला था, और गवर्नर जनरल की परिषद में 1833 हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के लिए हो जाएगा 2, ठीक है, बी के लिए हो जाएगा 1, सी के लिए हो जाएगा 3, और डी के लिए हो जाएगा 4। तो 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है? 2 1 3 4 हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख लीजिएगा, इसको एक बार और मैच कर लीजिएगा आप और अच्छे से देख लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। मतलब केंद्र में द्विसदन वाली विधायिका का निर्माण किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये कि किस एक्ट के द्वारा केंद्र में दो सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा जो हमको आज दिखाई दे रहा है वो किस एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, मतलब अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है वह भारत के मतलब अंग्रेजों द्वारा लाए गए किस अधिनियम के तहत मिली हुई है, इसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वह ब्रिटिशर्स के कौन से अधिनियम के तहत दी गई शक्ति थी, इसको हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो मिली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। मतलब भारत एक संघ होगा और केंद्र में द्वैध शासन लागू करने का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ। ठीक है, अखिल भारतीय संघ है ना, अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो अभी देखें हम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि ये संघ कभी बना नहीं, क्योंकि जो भारत के देशी रियासत थे उन्होंने भारतीय संघ में प्रवेश करने से मना कर दिया था, इसलिए अखिल भारतीय संघ जो 1935 में प्रावधान किया गया था वो कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 10 जून 1946 को। ठीक है, 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और एक है 26 दिसंबर 1949। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। देखिए, इसके लिए आपको याद रखना है कि ये 1946 में बना था, लेकिन स्थापना के लिए एक पर्टिकुलर डेट अगर आपसे पूछा गया है तो जिस दिन इसकी प्रथम बैठक हुई थी उसी दिन को हमको पहला स्थापना दिवस इसका मान के चलना है, जिस दिन इसकी प्रथम बैठक हुई। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसलिए आपको ये मान के चलना है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया था इसका मतलब जब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, तो ये भी बहुत इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, तबीयत खराब है दोस्तों थोड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव और के एम मुंशी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बी एन राव थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। इधर उधर बात में सुन के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मत लगा देना। ये बी एन राव जो थे वो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था या तैयार किया गया दिया गया है? तो किनके द्वारा तैयार किया गया ये आपको बताना है। तो प्रथम प्रारूप बी आर अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया, या फिर बी एन राव द्वारा किया गया, या के संथानम द्वारा, या फिर के एम मुंशी द्वारा। तो इसका आंसर भी बी एन राव ही होगा। आपको बी आर अम्बेडकर नहीं लगाना है, बी एन राव जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बी एन राव जो थे वो भारतीय संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, और उन्हीं के द्वारा सबसे पहले भारतीय संविधान का प्रारूप जो है वो तैयार किया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं ना, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया, इसको हमको बताना है। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, है ना, और आपको पता होना चाहिए कि ये कब स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कुछ कथन दिए गए हैं जिनको हमको विचार करना है, और उसके बाद हमको इसको में बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो 3 कथन दिए हुए हैं, 3 कथन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, कथन क्या क्या है? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो करेक्ट है ये, तो अभी हम लोग देखें। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियाँ होती हैं। तो क्या 21 होती हैं क्या? कितना होता है? 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, 24 तीलियाँ होती है राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में, जिसको अशोक चक्र कहा जाता है, जो नीले रंग का होता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि हमारे तिरंगे झंडे में कुल 3 पट्टियाँ है ना, केसरिया, सफ़ेद और हरा। और सफ़ेद वाली पट्टी जो बीच में होती है उसके बीच में नीले कलर का एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, और उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, 21 नहीं होती। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। तो क्या 3:4 होता है? नहीं, 2:3 होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 2:3 होता है। तो अब इसमें से कौन सा सही है ये बताना है हमको। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 तो रॉन्ग है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 रॉन्ग है, तो केवल एक क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें 17वां क्वेश्चन अपने को देखना है कि भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु का वर्ष अपने को बताना है। तो भीमराव अंबेडकर की जन्म और मृत्यु का वर्ष है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1891 से 1956। तो भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है वो हुआ है 14 अप्रैल। ठीक है, 14 अप्रैल 1891। ठीक है, और मृत्यु हुई है इनकी 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रखने हैं कब कब हुआ है। इसमें ईयर पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन से ईयर उनकी जन्म और मृत्यु का सन आपको बताना है। ठीक है,
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 को और मृत्यु हो गया था इनका 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका का जो विचार है ना वो कहाँ से लिया गया है, मतलब जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल ऑफ इंडिया, ये किस देश से लिया गया है। ठीक है, मतलब देखिए क्या है कि जब संविधान का निर्माण किया गया था तो वहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के हिसाब से फिर उद्देशिका का निर्माण हुआ। तो उद्देशिका का निर्माण किया गया, बहुत सही बात है, लेकिन ये कौन से देश के संविधान से प्रभावित है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने अपने संविधान में उद्देशिका का निर्माण किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। देखिए न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना वह संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक अवलोकन कर सकता है। वो देख सकता है कि जो संसद ने जो कानून बनाए हैं क्या वे संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर है तो ठीक है, वो लीगल चलेगा, और अगर नहीं है तो वो उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसको बोला जाता है न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, तो ये जो न्यायिक पुनरीक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान में किस देश के से लिया गया है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका से ही न्यायिक पुनरीक्षण का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संसद जो है वह ब्रिटिश संसद से किस प्रकार से भिन्न है। मतलब देखिए भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई ब्रिटिश अंग्रेजों को इंग्लैंड को देख के। ठीक है, और इंग्लैंड ही विश्व का पहला संसदीय देश माना जाता है। ठीक है, तो भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से किस प्रकार अलग है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में ना न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन में ना ये प्रणाली लागू नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली जो है वो लागू नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से न्यायिक पुनर्विलोकन की उपस्थिति के वजह से क्या है, अलग है। बाकी सब चीज़ों में समानता वहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका तो भारत में भी है वो चीज़ और ब्रिटेन में भी है वो चीज़। सामूहिक उत्तरदायित्व तो वहाँ की भी जो संसद है, मतलब जो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा जो लोअर हाउस है, वहाँ का जो लोअर हाउस है वो भी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। द्विसदनीय विधायिका तो वहाँ पे भी अपर हाउस लोअर हाउस ब्रिटेन में भी होता है और इंडिया में भी, भारत में भी होता है। लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होता और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची अपने को मिलाना है। ठीक है, सूची यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमको मिलाना है और इसके बाद हमको देखना है यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। सूची 1 में मूल अधिकार, शासन का संसदीय प्रणाली है ना, आपात उपबंध, राज्य के नीति निदेशक तत्व, और ये आपको बताना है कि इनको कौन कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार तो लिया गया है भाई अमेरिका से। चलिए 2 हो गया है ना, और शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ये तो यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आपात उपबंध की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, आपात उपबंध की व्यवस्था जर्मनी से ली गई है ना। ठीक है, और राज्य की नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 2 है ना, 2 1 4 और 3, 2 1 4 3 ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है। तो चलिए नीचे देखते हैं 2 1 4 3 किस में है।
2143 कहाँ दिखाई दे रहा है हमको? 2143 हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन में अभी पढ़े हम लोग, जो कि कौन सा अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पूछा गया है, आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो बहुत सावधानी से आप इसको करिएगा, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे भी मैच ही करना है। तो चलिए मैच करेंगे पहले कि यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो पद्धति है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर अपन लोग मिला लेते हैं। चलिए, विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो ये तो लिया गया इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो विचार है ये लिया गया है जापान से। ठीक है, ये लिया गया है जापान से। उसके बाद है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना। मतलब राज्य में किसी राज्य में अगर कोई विधेयक पारित होता है तो वो राज्यपाल के पास जाता है संस्तुति के लिए, लेकिन राज्यपाल अगर चाहे तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। तो ये प्रक्रिया, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो उभयनिष्ठ मतलब जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये लिया गया है ना, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 2 3 4 और 1, मतलब A का 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा और D का 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1। चलिए नीचे देखते हैं कोट में कहाँ पे है 2 3 4 1, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ये हमको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 3 4 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कौन सा करता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची और डीपीएसपी। तो मौलिक अधिकार में कहीं भी धर्मनिरपेक्षता का बात नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, अगर हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करें तो वहाँ पे बाकायदा धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बात की गई है। उसके बाद 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची तो मतलब ऐसे कानून से है जिनमें केस नहीं किया जा सकता। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो यहाँ पे भी धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कोई बातें नहीं की गई है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन कौन से सही हैं। तो पहला है पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा संविधान की उद्देशिका बना। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है। इसकी मतलब किसकी? उद्देशिका की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। ठीक है, तो न्यायोचित तो नहीं है, इसको आप संविधान मतलब ये इस पर केस नहीं कर सकते कि इनमें जो बातें लिखी गई हैं संविधान उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए आप केस नहीं कर सकते। तो 2 तो करेक्ट हो गया। तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संशोधन तो किया जा सकता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन अगर हम करें तो सी और डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सी और डी जो है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि तीसरा आ जा रहा है यहाँ पे, है ना, और 2 करेक्ट है। चौथा अगर हम देखें तो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। नहीं, प्रस्तावना संविधान के किसी भी प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता।
ठीक है, सिर्फ विशिष्ट का ही बात नहीं है, तो ये मतलब स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। तो 4 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है। ठीक है, तो 3 रॉन्ग होने की वजह से सी और डी खत्म हो गया, और 4 करेक्ट होने की वजह से हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट, मतलब पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था वही क्या बना लास्ट में। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब जो प्रस्तावना रखा गया था उनके द्वारा, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, वही क्या बना, उद्देश्य का बना। तो करेक्ट है ये। तो 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। अभी मैं बताया कि कौन से में किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे, एकता तो था, अखंडता शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है, तो ये शब्द जोड़े गए थे यहाँ पे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत किया गया तो उस संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे आपको बताना है। समाजवादी शब्द था कि नहीं था, अखंडता था कि नहीं था, पंथ निरपेक्ष था कि नहीं था, गणराज्य था कि नहीं था। देखिए गणराज्य तो था, ठीक है, गणराज्य तो था, मतलब 4 नहीं था मान के, मतलब 4 एक मिनट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, नहीं थे पूछ रहा है ना, ठीक है, नहीं थे पूछ रहा है ना, तो नहीं थे पूछ रहा है, तो गणराज्य तो था, तो जिसमें जिसमें 4 ऑप्शन में है वो सब एलिमिनेट कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। मतलब समाजवादी शब्द नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, ये सभी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो जोड़े गए हैं मतलब जब 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया उस समय ये शब्द संविधान में नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसको एक बार और देख लीजिए और अच्छे से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे पूछ रहा है ना। समाजवादी शब्द सम्मिलित नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, गणराज्य शब्द था। तो जब था तो 3 को हटा दीजिए तो बी सी डी खत्म हो जाएगा, 1 2 3 बच जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है एक ठो। देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत क्या माना जाता है। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं। ये सार्वभौम, ये सार्वभौमिकता हो गया है, ये सार्वभौमिकता है। ठीक है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहा जाता है, या फिर बी समष्टिवाद कहा जाता है, या फिर सी समाजवाद कहा जाता है, या फिर डी अंतःक्रियावाद कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता इसको कहा जाता है। सार्वभौमिकता के अनुसार सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। देखिए, मूल ढांचा सिद्धांत, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मूल ढांचा सिद्धांत किससे आया, ठीक है, या फिर मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो केशवानंद भारती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना, कुछ मतलब आपका क्या बोलना चाहिए, कथन दिए गए हैं, और इन पे आपको विचार करना है कि इनमें से कौन कौन से कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो कथन एक है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। तो क्या ये सही है? ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था बिल्कुल सही है।
दूसरा है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। हाँ तो ठीक है, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है हमारा भारत। तो ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा जो है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। तो बिल्कुल है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, क्योंकि यहाँ का पीएम जो है वो चुनाव द्वारा चयनित होके जाता है। तो राजतंत्र तो है नहीं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों, राष्ट्रपति भी मतलब इलेक्टेड है ना, राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, तो इसलिए लोकतंत्र है। और चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद और है क्या? और नहीं है, खत्म, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट। यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। देखिए, हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, वो संघीय भी है और एकात्मक भी है। तो हमको यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इकहरी नागरिकता। ये हमारा एकीकृत स्वरूप को दर्शाता है, संघीय स्वरूप को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो इकहरी नागरिकता जो है वो एकीकृत स्वरूप को दर्शाता है, और इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में ये 30 क्वेश्चन मैंने जो सेलेक्ट किए थे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूँगा, कि हम लोग जितना पढ़ लिए हैं उसका सभी क्वेश्चन, जितना कुछ पढ़े हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम उसमें प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसका एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, जिसमें हम 30 से 40 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करें। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।